ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ एएस लेवल बिजनेस बाय सैम। और मैं हूं सर अतीक मानिया और आज जो है वो हम एक नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस लेक्चर के अंदर आज हम एक मोटिवेशनल थ्योरिस्ट की मोटिवेशनल थ्योरी पढ़ेंगे। एंड दिस थ्योरी इज बेसिकली एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस थ्योरी इज बाय ए थ्योरिस्ट कॉल्ड हर्जबर्ग। तो ये हर्जबर्ग भैया ने एक थ्योरी बनाई है मोटिवेशन की, जिसको हम आज पढ़ते हैं और देखते हैं कि इनकी थ्योरी के अंदर क्या है। तो ये जो थ्योरी हमारे पास है हर्जबर्ग की, आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रही होगी। मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ूंगा तो नहीं एक एक चीज, बट मैं इसकी थ्योरी के अंदर सारी चीजें आपको हाईलाइट करवा दूंगा ताकि आपको इसकी थ्योरी का बेसिक एसेंस समझ में आ जाए और जो है वो आपको समझ में आ जाए कि ये मोटिवेशनल थ्योरी क्या है। अच्छा, आपको याद होगा जब हमने मोटिवेशन का टॉपिक स्टार्ट किया तो इनिशियली हमने जो सबसे पहली थ्योरी पढ़ी थी, वो थ्योरी पढ़ी थी हमने बाय फ्रेडरिक टेलर, जिसके अंदर सिर्फ उन्होंने जो है वो मेजरली फाइनेंशियल मोटिवेशन के ऊपर बात की थी। उसके बाद हमने एक और थ्योरी पढ़ी, वो तो हमने पढ़ी बाय मैस्लो, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि भाई मैस्लो ने बताया कि भाई हर इंसान की जो है वो नीड्स का एक स्ट्रक्चर होता है, जो उन्होंने पिरामिड के फॉर्म में बनाया। उन्होंने बताया कि भाई इंसान की नीड्स के जो अलग अलग लेवल्स होते हैं, आप जितने लेवल को सेटिस्फाई करते चले जाओगे इंसान उतना मोटिवेट होता चला जाएगा। मोटिवेशन जो है वो स्टार्ट होती है बेसिक फिजिकल नीड से, फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर, एंड देन इट क्लाइम्स अप टू जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बिल्कुल नई थ्योरी हर्जबर्ग की। अच्छा, हर्जबर्ग ने क्योंकि सबने जब थ्योरी बनाई तो हर्जबर्ग ने भी जो है वो अपनी एक थ्योरी बनाई मोटिवेशन के ऊपर। हर्जबर्ग भैया ने तकरीबन जो अपने मोटिवेशन के ऊपर काम किया वो किया ये कि उन्होंने तकरीबन 200 स्किल्ड वर्कर्स से क्वेश्चनेयर्स जमा किए। ठीक है, मतलब उन्होंने एक क्वेश्चनर बनाया, मतलब एक पेपर के ऊपर अलग अलग चीजें क्वेश्चंस लिखे होंगे और उन्होंने वो क्वेश्चनर्स जो है वो 200 स्किल्ड वर्कर्स में बांटे और उन क्वेश्चनर्स को उन्होंने वापस से लोगों से लेकर जमा कर लिया और फिर उन्होंने अपने कुछ रिजल्ट्स बनाए। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि उन्होंने क्या रिजल्ट बनाए और उनको क्या पता लगा, आपको सबसे पहली चीज जो जाननी है यहां पर वो ये कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों उन्होंने क्वेश्चनर्स बनाए और क्यों उन्होंने ये क्वेश्चनर्स जो है वो 200 वर्कर्स के अंदर बांटे। बेसिकली हर्जबर्ग भैया जो थे वो जब अपनी मोटिवेशनल थ्योरी बना रहे थे, वो अपनी इस मोटिवेशनल थ्योरी के अंदर दो चीजें आइडेंटिफाई करना चाहते थे। सबसे पहली चीज जो मोटिवेशनल थ्योरिस्ट हर्जबर्ग आइडेंटिफाई करना चाहते थे अपनी थ्योरी के अंदर वो ये कि ही वांटेड टू आइडेंटिफाई दोज फैक्टर्स दैट क्रिएट वेरी गुड फीलिंग्स about jobs in the individual, yani in the employees, and those factors that create negative feeling amongst the employees। इसका मतलब हर्जबर्ग भैया की जो थ्योरी है, जो इन्होंने ये रिसर्च की, क्वेश्चनर बनाया और 200 लोगों में जो अपना ही क्वेश्चनर बांटा, बेसिकली इन्होंने जो ये इतनी मेहनत की, ये अपनी इस मेहनत के अंदर दो चीजें आइडेंटिफाई करना चाहते थे। पहली चीज जो ये आइडेंटिफाई करना चाहते थे वो ये कि ये कुछ ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करना चाहते थे जिनकी वजह से इंप्लॉइज के अंदर जॉब से रिलेटेड गुड फीलिंग्स डेवलप होती हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इन्होंने, लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, इन्होंने एक टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री में वर्कर से डेटा जमा किया होगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्वेश्चनर बांटे होंगे उस फैक्ट्री के वर्कर्स को और फिर उसके उस क्वेश्चनर के अंदर वो ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करना चाह रहे होंगे जिसकी वजह से उस फैक्ट्री के वर्कर्स के अंदर जॉब से रिलेटेड पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं, या फिर ऐसे फैक्टर्स वो फाइंड आउट करना चाह रहे होंगे जिनकी वजह से एक एम्प्लॉय के अंदर जॉब से रिलेटेड नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं। तो बेसिकली हर्जबर्ग ने जो पूरी मेहनत की, ठीक है, उस पूरी मेहनत के अंदर ये दो चीजें आइडेंटिफाई करना चाहते थे। सबसे पहले वो फैक्टर्स जिनकी वजह से इंप्लॉइज के अंदर पॉजिटिव फीलिंग आती है और फिर वो फैक्टर्स जिनकी वजह से इंप्लॉय के अंदर जो है वो नेगेटिव फीलिंग आती है। अच्छा, जब हर्जबर्ग भैया ने पूरी रिसर्च कर ली, 200 स्किल्ड वर्कर्स को जब क्वेश्चनर दिए, सब कुछ दिया, सब कुछ आइडेंटिफाई कर, सब कुछ सारी रिसर्च करने के बाद जब उनके पास रिसर्च पेपर आ गए, उन्होंने पूरी ये जो डेटा कलेक्ट कर लिया। ये सारे डेटा को कलेक्ट करने के बाद उन्होंने अपनी थ्योरी के कुछ कंक्लूजन निकाले। ठीक है, अब आपको याद होगा सबसे पहले क्या करना चाहते थे, सबसे पहले ये फाइंड आउट करना चाहते थे वो फैक्टर्स जिनकी वजह से इंप्लॉइज के अंदर पॉजिटिव फीलिंग आती है। इन्होंने
इसको कहा मोटिवेटिंग फैक्टर्स। और उनको अपनी रिसर्च के बाद पता लगे कुछ ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से इंप्लॉइज के अंदर आती है डिससैटिस्फैक्शन, जिसको उन्होंने कहा हाइजीन फैक्टर्स। अच्छा, अगर आपको पता हो या आपने कई नोट्स में देखा हो या आप अगर देखो, तो ये जो हर्जबर्ग की थ्योरी है, इस थ्योरी के आगे क्या लिखा है? टू फैक्टर थ्योरी। अब इसे हम टू फैक्टर थ्योरी क्यों कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि हर्जबर्ग भैया ने जब अपनी रिसर्च को कंक्लूड किया तो उन्होंने दो चीजें आइडेंटिफाई की। एक, उन्होंने आइडेंटिफाई किए हाइजीन फैक्टर्स, और एक उन्होंने आइडेंटिफाई किए मोटिवेटिंग फैक्टर्स। मोटिवेटिंग फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से इंप्लॉइज के अंदर जॉब से रिलेटेड पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं। हाइजीन फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से एक इंप्लॉय के अंदर जॉब से रिलेटेड नेगेटिव फीलिंग आती है। अब ये क्या है, हम इसको जरा देखते हैं। अच्छा, मैं आपको आज पहले हाइजीन फैक्टर्स पहले कराऊंगा, मोटिवेटिंग फैक्टर्स पे बाद में लेके जाऊंगा। अच्छा, हाइजीन फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक एम्प्लॉय के अंदर जॉब से रिलेटेड नेगेटिव फीलिंग आती है। अच्छा, वो क्या है? और जब उन्होंने रिसर्च की तो उनको पता लगा कि भाई कंपनी की जो पॉलिसी है ये एक हाइजीन फैक्टर है, कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये एक हाइजीन फैक्टर है, जो सुपरवाइजर है किस तरीके से वो अपने इंप्लॉइज को सुपरवाइज कर रहा है ये एक हाइजीन फैक्टर है, सैलरी हाइजीन फैक्टर है, रिलेशनशिप विथ अदर इंप्लॉइज ये एक हाइजीन फैक्टर है, वर्किंग कंडीशंस ये एक हाइजीन फैक्टर है। अभी जो इतनी सारी चीजें मैंने आपको पांच छह चीजें टिक कराई है, ये है क्या? अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग ये सारी वो चीजें हैं जो एक एम्प्लॉई के अंदर जॉब से रिलेटेड नेगेटिव फीलिंग्स डेवलप करती हैं। ये हाइजीन फैक्टर्स है। इसका मतलब सिंपल अल्फाज में यह है कि अगर एक कंपनी के अंदर इन सारी चीजों को सेटिस्फाई अगर ना किया गया, अगर एक कंपनी के अंदर इन सारी चीजों को सेटिस्फाई ना किया गया, तो एक एम्प्लॉय के अंदर वर्क से रिलेटेड डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट होगी। और जैसे ही एक एम्प्लॉय के अंदर वर्क से रिलेटेड डिससैटिस्फैक्शन होगी, टक करके एम्प्लॉय छोड़ देगा, यानी एब्सेंटीज्म बढ़ जाएगा या फिर लेबर टर्नओवर बढ़ जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी हाइजीन फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं कि अगर कंपनी ने इनको आइडेंटिफाई और एड्रेस नहीं किया, वर्किंग कंडीशन, सैलरी, रिलेशनशिप विद अदर एम्प्लॉय, सुपरवाइजर विद मैनेजर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर इन सारी चीजों को एड्रेस ना किया गया, इन सारी चीजों की वजह से एक एम्प्लॉय के दिमाग में डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट होगी रिलेटेड टू जॉब, नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी, और जिस इंसान के अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी, टक करके वो या तो एब्सेंट होना शुरू हो जाएगा या जॉब छोड़कर चला जाएगा। ये है हाइजीन फैक्टर्स। अच्छा, एक और मजे की बात मैं आपको बताऊं, यहां पर हाइजीन फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं कि ये इंप्लॉय के अंदर सिर्फ डिससैटिस्फैक्शन हटाने में मदद करते हैं, ये इंप्लॉय के अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं ला सकते। इसका मतलब ये कि अगर कोई कंपनी अपने इंप्लॉय को ज्यादा सैलरी दे, उसको बेहतरीन वर्किंग कंडीशंस दे, और ये एक्सपेक्ट करे कि इंप्लॉय मोटिवेट हो जाएगा, नहीं। हमेशा याद रखो, ये जो हाइजीन फैक्टर्स हैं ये वो फैक्टर्स होते हैं जो सिर्फ एक इंप्लॉय को रिटेन करने में काम आते हैं। यानी एक एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई आज आपकी, अगर आपने एक रेस्टोरेंट खोला, ठीक है, अब आपने एक रेस्टोरेंट खोला, तो उस रेस्टोरेंट के अंदर आपने एक शेफ रखा, आप शेफ को बहुत अच्छी वर्किंग कंडीशन दे रहे हो, जहां पर वो खाना बना रहा है आपने उसके ऊपर एसी लगाया हुआ है, ठीक है ना, तो आप जबरदस्त किस्म की आपने लाइटिंग की हुई है, आप उसको 1 लाख रुपए सैलरी दे रहे हो, आप उसको बेहतरीन चीजें दे रहे हो। ये सारी कौन सी चीजें? ये सारी वो हैं जो हाइजीन फैक्टर्स हैं। अच्छा, अब हर्जबर्ग कहता है कि अगर आप अपने इंप्लॉय को हाइजीन फैक्टर्स अगर दोगे, तो इससे होगा ये कि आपका इंप्लॉय काम छोड़कर नहीं जाएगा, या फिर अगर आप हाइजीन फैक्टर्स अच्छे दोगे
तो फिर होगा ये कि आप एक एम्प्लॉय को काम करने के लिए अट्रैक्ट कर सकते हो, यानी किसी और रेस्टोरेंट से आप उसको छुड़वा कर अपनी तरफ लेकर आ सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने अगर उसको अच्छे वर्किंग कंडीशंस दिए, आपने अगर उसको अच्छी सैलरी दी, तो वो अच्छा काम करने लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाइजीन फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स which if satisfied they will help retain the employee, यानी एम्प्लॉय छोड़कर नहीं जाएगा। हाइजीन फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पर आप एम्प्लॉय को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर आपने हाइजीन फैक्टर दे दिए और आपका एम्प्लॉय बेहतरीन तरीके से काम करने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। नॉट एट ऑल पॉसिबल, होता नहीं है। हाइजीन फैक्टर्स सिर्फ एम्प्लॉय के अंदर दिमाग में डिससैटिस्फैक्शन हटाने में काम करते हैं, एम्प्लॉय के अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं लेके आते। हर्सबर्ग कहता है अगर आपने एम्प्लॉय से बेहतरीन परफॉर्मेंस लेनी है, इफ यू रियली वांट योर एम्प्लॉय टू बी परफॉर्मिंग एट एन अमेजिंग लेवल, you need to satisfy them, and to satisfy the employee you need to make sure कि motivating factors को दिया जा रहा हो। अब उसने क्या बताया, अब उसने अपने, क्योंकि टू फैक्टर थ्योरी है, पहले उसने बताया हाइजीन फैक्टर्स ये वो फैक्टर्स हैं जिनको अगर ना दिया गया तो एम्प्लॉय डिससैटिस्फाई हो जाएगा, डिससैटिस्फाई होगा तो वो काम छोड़ के चला जाएगा या एब्सेंट होना शुरू हो जाएगा, या फिर एक एम्प्लॉय दूसरी कंपनी छोड़ के आपके पास आएगा ही नहीं। लेकिन अगर आपने हाइजीन फैक्टर्स दिए तो वो काम करेगा। हाइजीन फैक्टर देने के बाद अब ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि वो बेहतरीन काम करेगा या आपके लिए जान देने को तैयार होगा, नहीं। अगर आप चाहते हो कि एम्प्लॉय बेहतरीन परफॉर्म करे, सो एट दैट पॉइंट यू नीड टू गिव दैट एम्प्लॉय मोटिवेटिंग फैक्टर्स। आप एम्प्लॉय को वो चीजें दो जिसकी वजह से एम्प्लॉय के अंदर सेटिस्फैक्शन क्रिएट होती है। आप एम्प्लॉय को वो फैक्टर्स दो जिसकी वजह से एम्प्लॉय के अंदर जॉब से रिलेटेड पॉजिटिव फीलिंग्स आती है। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से वो देखते हैं। अचीवमेंट, Sir, recognition, sir, ओके सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, अचीवमेंट। अब उसने बोला कि भी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जॉब सेटिस्फैक्शन क्रिएट होती है। अचीवमेंट, अचीवमेंट के साथ साथ रिकग्निशन। आपने बहुत दफा देखा होगा मैकडॉनल्ड्स में, केएफसी में, कहीं भी जाओ तो वहां पे आपने नोटिस किया होगा कि वहां पर इंप्लॉय ऑफ द मंथ इस तरह की जो है बहुत सारे बैनर्स लगाए हुए होते हैं, इंप्लॉयज को रिकग्नाइज करते हैं। बहुत सारी कंपनीज के मैगजीन्स होते हैं, न्यूज लेटर्स होते हैं, वहां पर बेस्ट परफॉर्मर को जो है वो रिकग्नाइज किया जाता है कि दिस एम्प्लॉय हैज बीन कमिंग ऑन टाइम, या दिस एम्प्लॉय हैज बीन फॉलोइंग द ड्रेस कोड, या हैज बीन परफॉर्मिंग वेल, बेसिकली। बट उसको जो है वो रिकग्नाइज करने का एक तरीका होता है। अच्छा, द वर्क इटसेल्फ, ऐसा काम दो जिसको काम करने में एम्प्लॉय को मजा आए। ठीक है ना, मैं अपनी बात करता हूं, मैं आई हैव बीन वेरी बैड एट मैथ्स एंड अकाउंट्स। मुझसे हिसाब किताब का, ये कैलकुलेशन वाले काम नहीं होते। ठीक है ना, तो मैं कभी भी किसी कंपनी में जाऊंगा, मैं ये काम छोड़ के सारे काम कर सकता हूं। तो अगर मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूं और मेरा मैनेजर या ओनर चाहेगा कि मैं मोटिवेट हो जाऊं, तो उसको मुझे वो काम देना पड़ेगा जिसमें मुझे मजा आता हो। बातें करने का काम, कन्विंस करने का काम, सेल्स का काम, आइडियाज का काम, ब्रेनस्टॉर्मिंग का काम, मैं ये सब चीजें खुद शौक से करता हूं। अगर वो मुझे फाइनेंस में बिठाएगा या हिसाब किताब में बिठाएगा, मजा नहीं आएगा मुझे। अच्छा, इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट, ठीक है ना, प्रमोशन वगैरह एक्सेट्रा। अब हर्सबर्ग ने क्या बोला, हर्सबर्ग ने बोला ये वो चीजें हैं, आई रिपीट, हर्सबर्ग ने बोला ये वो चीजें हैं जो एक एम्प्लॉय के अंदर सेटिस्फैक्शन क्रिएट करती है, जो एक एम्प्लॉय के अंदर सेटिस्फैक्शन क्रिएट करती है। अब मैं कुछ इसकी थ्योरी फिर से रिकॉल करवा दूं। अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग, जो उसने पूरी ये प्रोसेस किया, पूरी जो एक्सरसाइज की, 200 क्वेश्चनर्स बनाए, सबको बांटे बूटे, उसको पता लगा कि सबसे पहले एम्प्लॉय की लाइफ में होते हैं हाइजीन फैक्टर्स। ये वो फैक्टर्स होते हैं जो एम्प्लॉय को जॉब से रिलेटेड डिससैटिस्फाई करते हैं। अगर आपने हाइजीन फैक्टर्स ना दिए तो एम्प्लॉय डिससैटिस्फाइड होगा, डिससैटिस्फाइड होगा, वो या तो एब्सेंट होना शुरू हो जाएगा, जॉब छोड़ के चला जाएगा, पहली चीज। लेकिन अगर आपने एम्प्लॉय को हाइजीन फैक्टर्स दे दिए तो आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि एम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। हाइजीन फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय को काम करने के लिए कन्विंस करते हैं कि हां काम कर लो। अब आप खुद इमेजिन करो ना, आपको पता है कि आपकी शक्ल 50,000 वाली है, आपको पता है कि भाई आपको 50,000 से ज्यादा की नौकरी नहीं मिलेगी, एक दिन आपको लाख रुपए की नौकरी मिल जाती है।
तो आप अपने आप से क्या सोचोगे, यार मुझे तो 50,000 की मेरी औकात थी, मुझे तो 1 लाख वाली नौकरी मिल गई। आप टक करके जॉब ज्वाइन कर लोगे। लेकिन जैसे ही आप जॉब ज्वाइन करोगे, आपको पता लगेगा कि यार 1 लाख इज द बेस्ट आई कैन गेट राइट नाउ। अब जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो वहां पे आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो वहां पर आपको पता है कि आप जिंदगी में कभी प्रमोट नहीं हो पाओगे। तो आप क्या करोगे, आप फिर टाइमिंग चलाओगे कि यार ठीक है यार, मेरी तो वर्थ 50,000 वाली थी, 1 लाख रुपए की नौकरी मिल गई, करते रहो करते रहो करते रहो। जैसे ही आपको थोड़ी सी बेहतर ऑफर मिलेगी, या फॉर एग्जाम्पल आपको 80,000 की दूसरी कंपनी से ऑफर आई, लेकिन आपको पता होगा कि यार ये जो 80,000 वाली ऑफर आई है इसमें मैं आगे बढ़ सकता हूँ, आप 20,000 का नुकसान करोगे, 80,000 पे स्विच कर जाओगे। वजह, आपको फ्यूचर नजर आ रहा है, रिस्पेक्ट नजर आ रही है। या फिर हो सकता है जो 80,000 वाली नौकरी उसमें आपको मजा आ रहा है, आपकी इंटरेस्ट का काम है, मार्केटिंग का काम है, और आपको करंट कंपनी में फाइनेंस में बैठाया हुआ है। आप बोलोगे ठीक है यार 20,000 कम मिले, भाड़ में गए, काम तो वो मिल रहा है ना जो मेरे इंटरेस्ट का है। हर्सबर्ग ये चीज बताने की कोशिश कर रहा है, ये जो मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं ये वो फैक्टर्स होते हैं जो एक एम्प्लॉय को कन्विंस करते हैं, और इन फैक्टर्स को देने के बाद एम्प्लॉय बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है रिलेटेड टू जॉब, और वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देना शुरू कर देता है। हाइजीन फैक्टर्स विल ओनली कन्विंस यू टू डू अ जॉब। हाइजीन फैक्टर्स कैन नेवर मोटिवेट यू टू डू द बेस्ट। ठीक है, मोटिवेटिंग फैक्टर्स आपके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग डेवलप करते हैं रिलेटेड टू द जॉब, और फिर उसके बाद आप बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हो। तो अगर मैं हर्सबर्ग की थ्योरी को समाप्त करूं, तो अगर आपसे, क्योंकि मैं अक्सर बच्चों से सवाल पूछता हूं कि भाई अगर एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है तो क्या करें, तो बच्चे बोलते हैं सर मोटिवेटिंग फैक्टर्स दें। गलत। हर्सबर्ग ने ऐसा नहीं बोला। हर्सबर्ग ने बोला अगर आपको एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है, सबसे पहले उसके हाइजीन फैक्टर्स को सेटिस्फाई करो। जैसे ही हाइजीन फैक्टर्स आप दोगे, डिससेटिस्फैक्शन का चक्कर खत्म। जैसे ही डिससेटिस्फैक्शन का चैप्टर खत्म, अब मोटिवेटिंग फैक्टर देना शुरू करो। सो इन ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग, इफ यू रियली वांट टू मोटिवेट द एम्प्लॉय, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू गिव देम बोथ मोटिवेटिंग फैक्टर्स एज वेल एज हाइजीन फैक्टर्स। दोनों दोगे तो एम्प्लॉय मोटिवेट होगा। अच्छा जी, मूविंग ऑन। अब जो है वो हम लोग हर्सबर्ग की थ्योरी को थोड़ा सा आगे लेते हैं और इसकी थ्योरी के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ते हैं। अब है ना, बहुत सारी चीजें आपको जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेटिंग फैक्टर्स, इसमें से बहुत सारी चीजें जो है वो मैंने आपको समझा दी है, बट मैं पूरे वर्ड बाय वर्ड इस कॉन्सिक्वेंस को पढ़ूंगा ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। अच्छा, ये जो कॉन्सिक्वेंस मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ ना, अभी याद रखो, ये कॉन्सिक्वेंस आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगे इन 12 मार्क क्वेश्चन व्हेन यू राइटिंग द इवैल्यूएशन। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर पूछता है आपसे कि भैया स्कूल इज प्लानिंग टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज एंड इज प्लानिंग टू फॉलो द थ्योरी ऑफ हर्सबर्ग, एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो डू यू अग्री कि भाई ही और शी या द स्कूल इज फॉलोइंग द राइट मेथड? तो इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो आपको इवैल्यूएशन लिखने में बड़ी आसानी होगी। तो अब हम देखते हैं कि इसकी थ्योरी बेसिकली है क्या। अच्छा, पहली चीज उसने बताई कि अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को हायर पे एंड बेटर वर्किंग कंडीशंस देगी, तो दिस विल रिमूव डिससेटिस्फैक्शन ऑफ वर्क। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हाइजीन फैक्टर्स के अंदर होते हैं वर्किंग कंडीशंस और पे। ठीक है ना, वर्किंग कंडीशंस और पे किसके अंदर है? हाइजीन फैक्टर्स के अंदर। ये वो फैक्टर्स है कि अगर आपने दे दिए तो इंप्लॉय के अंदर डिससेटिस्फैक्शन हट जाएगी। लेकिन अगर आप ये कहो कि भाई मैं अच्छी वर्किंग कंडीशन जो देकर और अच्छी सैलरी देकर, अगर कोई कंपनी समझती है कि एम्प्लॉय जान देने को तैयार है या बेस्ट परफॉर्मेंस देने को तैयार है, ऐसा हरगिज नहीं है। हाइजीन फैक्टर्स विल ओनली रिमूव डिससैटिस्फैक्शन। हाइजीन फैक्टर्स कैन नेवर मोटिवेट द एम्प्लॉय टू डू देयर बेस्ट और गिव देयर बेस्ट। To do their best or give their best, employee needs to be satisfied with the work. And to be satisfied with the work, you need to give them motivating factors. आगे बढ़ते हैं, उससे लिखा however on their own they will not lead to effective motivation। यानी अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए, उसको बेहतरीन वर्किंग कंडीशन दे और समझे कि यार हम तो मार्केट से 3 गुना ज्यादा सैलरी दे रहे हैं, हम तो मार्केट से 4 गुना ज्यादा सैलरी दे रहे हैं, हमारा एम्प्लॉय मार्केट से 4 गुना बेहतर काम करेगा, ऐसा नहीं है। अगर एक रेस्टोरेंट ने एक शेफ को रखा है 1 लाख रुपए सैलरी पर और दूसरे रेस्टोरेंट ने एक और शेफ को रखा है 4 लाख रुपए सैलरी पर, तो अगर 4 लाख सैलरी देने वाला रेस्टोरेंट ये समझता है कि मेरा वर्कर जो एक नॉर्मल शेफ जिसको लाख रुपए दिए जा रहे हैं, उससे अगर मैं 4 गुना सैलरी दे रहा हूं, वो ये काम भी 4 गुना करेगा, यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। हर्सबर्ग कहता है वर्किंग कंडीशंस
और सैलरी, माना कि ये दोनों फैक्टर्स की वजह से इंप्लॉय की डिससैटिस्फैक्शन हटती है, लेकिन ये सोचना कि इन दोनों को देने के बाद इंप्लॉय अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस पे आ जाएगा, गलत। क्लियरली लिखा है, दे विल नॉट लीड टू effective मोटिवेशन। फिर आगे उसने लिखा, हर्सबर्ग आर्ग्यूड दैट बाय गिविंग अ गुड पे, ठीक है ना, यू मे इंकरेज समवन टू डू अ जॉब, दिस इज कॉल्ड एज मूवमेंट। जो बात मैंने आपको बताई शुरू में एक्सप्लेनेशन के वक्त, कि आपकी 50,000 की वर्थ थी, आपको लाख रुपए की जॉब मिल गई, आपने टक करके लाख रुपए की जॉब ज्वाइन कर ली, बट क्या सारी जिंदगी आप वो जॉब करोगे? नहीं, आपने सिर्फ टाइम बीइंग के लिए वो जॉब ज्वाइन की, बैक ऑफ द माइंड आपको काम करने में मजा नहीं आ रहा। जैसे मैं कॉल सेंटर में मैंने देखा है, अगर आप किसी भी कॉल सेंटर में जाओ, उनके ओनर से या मैनेजर से पूछो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो बोलेंगे एम्प्लॉय टर्नओवर। ठक करके एम्प्लॉय काम छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि ओ लेवल किए हुए बच्चे, ए लेवल किए हुए बच्चे, उनकी 20-25 हजार 30,000 से ज्यादा की वर्थ नहीं है। कॉल सेंटर उनको 60-70-80 हजार लाख रुपए देता है, उनको लालच आती है, फौरन से जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो जॉब छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको नजर आ जाता है कि यार पूरी रात जागना है, हमारी सोशल स्किल्स खराब हो रही हैं, हमारी पढ़ाई खराब हो रही है, हम कॉल सेंटर ज्वाइन करने के बाद सारी जिंदगी कॉल सेंटर में तो नहीं रह सकते, यहाँ कभी प्रमोट नहीं होंगे, सो एंड सो फोर्थ। तो हर्जबर्ग कह रहा है अच्छे पैसे देके आप किसी को काम करने के लिए कन्विंस कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज मूवमेंट। मैंने भी आपको ये बताया, काम करने के लिए कन्विंस कर सकते हो, बेस्ट परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट करो, गलत है। आगे देखते हैं। However, movement does not mean that कि एम्प्लॉय विल डू द जॉब वेल। अगर आपने किसी इंप्लॉय को पैसे देकर काम करने के लिए कन्विंस कर लिया तो काम तो कर लेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यादा पैसे दिए तो वो काम भी बेस्ट करेगा। बेस्ट काम कराने के लिए आपको एम्प्लॉय को मोटिवेट करना पड़ेगा, और मोटिवेट कहां से होगा? मोटिवेशन आएगी फ्रॉम मोटिवेटिंग फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो एम्प्लॉय के अंदर जॉब से रिलेटेड सेटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं। फिर से बता रहा हूं, मोटिवेटिंग फैक्टर्स का मतलब ये नहीं है कि अगर एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है तो सिर्फ मोटिवेटिंग फैक्टर्स देने, नहीं, हाइजीन फैक्टर्स देने, ताकि जॉब से रिलेटेड कोई डिससेटिस्फैक्शन ना हो। ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि आप एम्प्लॉय को बोलो यार आपको क्या करने में मजा आता है, वो एम्प्लॉय बोलेगा यार मुझे है लेट सपोज खाना बनाने में बहुत मजा आता है, तो आप बोलो वेरी गुड, मेरा तो रेस्टोरेंट है, एक काम करो मेरे पास आओ शेफ बन जाओ। लेकिन मसला है कि आपको मैं वो काम दे रहा हूं जो आपको मजा आता है ना करने में, एम्प्लॉय बोलेगा "हाँ, तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगा"। बोलेगा पागल है, काम करने में मजा आता है माना, खाना बनाने में मजा आता है माना, मेरा जिंदगी का गोल था शेफ बनना माना, लेकिन ये कब मैंने बोला कि मैं फ्री में रहूंगा? बेस्ट काम करने के लिए भूखा थोड़ी रहूंगा। बात समझ आ रही है? तो हर्सबर्ग कहते हैं पहले तो पैसे देने हैं, अच्छी वर्किंग कंडीशन देनी है, हाइजीन फैक्टर्स को सेटिस्फाई करना है, ताकि डिससेटिस्फैक्शन वाला कॉन्सेप्ट हट जाए। फिर जब डिससेटिस्फैक्शन वाली कहानी हट जाएगी, फिर दूसरी चीजें दो, मोटिवेटिंग फैक्टर्स दो, ताकि उसके अंदर जॉब सेटिस्फैक्शन क्रिएट हो, और फिर जो है उसको आप आगे लेके चल सको। अच्छा जी, फिर हर्सबर्ग ने बोला, हर्सबर्ग डिड नॉट क्लेम, हर्सबर्ग ने ये कहीं नहीं बोला कि पे डज नॉट मैटर, ठीक है ना, हर्सबर्ग ने ये कहीं नहीं बोला कि पैसे मैटर नहीं करते, बट दैट इट मूव्स पीपल टू डू अ जॉब डज नॉट मोटिवेट देम टू डू इट वेल। हर्सबर्ग कहता है कि भाई मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि पैसे मैटर नहीं करते, पैसे की वजह से इंसान काम तो ज्वाइन कर लेता है, काम करना शुरू कर देता है, दिस इज कॉल्ड एज मूवमेंट, बट पैसे की वजह से बेस्ट काम नहीं करता। अच्छा, फिर उसने आगे बोला कि एक बिजनेस अगर अपने एम्प्लॉय को बहुत अच्छी पैसे दे, यानी हायर पे दे, बहुत अच्छी वर्किंग कंडीशन दे, और लेस हैवी हैंडेड सुपरविजन दे, यानी अपने एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली मॉनिटर ना करे, थोड़ा सा इजी रखे, ये तीनों चीजें हमने कहां पढ़ी थी? हाइजीन फैक्टर्स में। अगर जरूरत से ज्यादा पैसे दे दिए, बहुत अच्छी वर्किंग कंडीशन दे दी, सर पे चढ़ा दिया, और उसके ऊपर बहुत क्लोजली उसको मॉनिटर भी नहीं किया जा रहा, बहुत इजी रखा हुआ है, ये सब चीजें दे दी, तो इससे क्या होगा? डिससेटिस्फैक्शन हट जाएगी, गुड, बट इंप्लॉय सर पे चढ़ के बैठ जाएगा। इसका मतलब ये हर्सबर्ग ने बोला जरूरत से ज्यादा पैसे भी नहीं देने, जरूरत से ज्यादा इज्जत भी नहीं देनी, जरूरत से ज्यादा उसको इजी भी नहीं रखना, ठीक है ना। ये नहीं कि आपने जो है वो अपने जो गार्ड होता है दरवाजे के बाहर, आपने उसको बोला यार ओ हो बड़ी गर्मी है, एक काम करो आप बॉस की कुर्सी पे आके बैठ जाओ अंदर, आप उसको बाहर रखो, लेकिन बाहर उसको एक अच्छा कंडीशन दे दो कि पंखा लगा दो या एसी लगा दो, या उसको ऐसी जगह दो शेड के अंदर ताकि उसको गर्मी ना हो, उसको अच्छे कपड़े दे दो, इतने कोई मोटा कपड़ा ना हो यूनिफॉर्म वाला जो उसको वो गर्मी फील हो रही हो, ठीक है ना। तो ये चीजें उसने बताई।
अच्छा, उससे फिर साथ में ही बताया कि द वर्क इज नॉट इंटरेस्टिंग, रिवॉर्डिंग, चैलेंजिंग, अगर काम इंटरेस्टिंग नहीं है, रिवॉर्डिंग नहीं है और चैलेंजिंग नहीं है, ठीक है ना, वर्कर्स विल नॉट बी सेटिस्फाइड और मोटिवेटेड टू ऑफर देयर फुल पोटेंशियल। काम अगर इंटरेस्टिंग नहीं है, चैलेंजिंग नहीं है, तो एम्प्लॉय काम करेगा लेकिन एम्प्लॉय को काम करने में मजा नहीं आएगा, एम्प्लॉय को जो नो मोटिवेशन फील नहीं होगी, ठीक है ना। ये उसने बताया। फिर उसके साथ में बताया कि अगर एक एम्प्लॉय को चैलेंजिंग वर्क नहीं दिया, उसके अंदर जॉब से रिलेटेड सेटिस्फैक्शन नहीं है, फिर आप चाहे कुछ भी दे दो, वॉट एवर पे इज ऑफर्ड टू देम, एम्प्लॉय अपनी फुल पोटेंशियल पर नहीं आएगा। वही चीज जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि एम्प्लॉय बेस्ट परफॉर्मेंस दे, तो पहले हाइजीन फैक्टर्स, फिर मोटिवेटिंग फैक्टर्स। बार बार एक ही चीज समझ में आ रही है कि सिर्फ हाइजीन फैक्टर देकर, जो हमने देखा है पाकिस्तान के अंदर, ज्यादा पैसे देके समझते हैं कि बेस्ट काम कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा पैसा दोगे सिर्फ काम करेगा, बेस्ट काम करने के लिए उसको मोटिवेटिंग फैक्टर्स देना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। तो ये थी उसकी एक बड़ी सिंपल सी थ्योरी। और फिर जो हर्सबर्ग भैया थे, उन्होंने आगे चलते हुए बताया, एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिसको भी हम डिस्कस करते हैं। वो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब एनरिचमेंट। अच्छा जी, अब हम जरा देखते हैं आगे कि ये जॉब एनरिचमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं जॉब एनरिचमेंट का कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा जैसे ही हमारी ये थ्योरीज कंप्लीट होंगी, हम एक टॉपिक पढ़ेंगे नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, यानी वो फैक्टर्स ऑफ मोटिवेशन जो पैसों के अलावा यूज होते हैं, उसके अंदर जॉब एनरिचमेंट भी एक टॉपिक है। तो मैं आपको आज ही जॉब एनरिचमेंट का टॉपिक डिटेल में करा रहा हूं, और मैं बाद में आपको फिर ये वापस से, जब नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स करेंगे, तो मैं आपको जॉब एनरिचमेंट वापस से वहां नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि मैं रिमाइंड कराऊंगा कि यहां पर जो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स में एक फैक्टर है जॉब एनरिचमेंट, ये हम हर्सबर्ग की थ्योरी के अंदर पढ़ चुके हैं। अच्छा भाई, अब सवाल ये है कि जॉब एनरिचमेंट क्या है। अच्छा, जॉब एनरिचमेंट का कॉन्सेप्ट दिया हमें हर्सबर्ग ने, और हर्सबर्ग ने बताया कि भाई जॉब एनरिचमेंट बेसिकली क्या है। उन्होंने बताया कि अगर आप अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहते हैं, अगर आप अपने एम्प्लॉय को एज ए मोटिवेटिंग फैक्टर्स के अंदर उन्होंने बताया कि भाई अगर आप अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहते हैं तो तीन चीजें करें। सबसे पहले अपने एम्प्लॉय को दें कंप्लीट यूनिट्स ऑफ वर्क। अच्छा भाई, कंप्लीट यूनिट्स ऑफ वर्क का मतलब क्या है? कंप्लीट यूनिट्स ऑफ वर्क का मतलब ये कि उन्होंने कहा कि अक्सर कंपनीज में क्या होता है कि कंपनीज के अंदर मास प्रोडक्शन हो रही होती है। जैसे टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है ना। अब टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री में क्या हो रहा है कि आपने जो है वो डिपार्टमेंट्स में तोड़ दिया। डिपार्टमेंट एक कपड़ा कट हो रहा है, अब सुबह से लेके एम्प्लॉय जो है 10 बंदे रखे, वो कपड़ा काट रहे हैं, कपड़ा काट रहे हैं, कपड़ा काट रहे हैं, कपड़ा काट रहे हैं, ठीक है। वो कपड़ा काट काट के क्या, वो एक ही चीज बार बार कर रहे हैं, उसको स्पेशलाइज हो गए, ठीक है, एक्सपर्ट हो गए काम कर करके, लेकिन बोर हो गए। सुबह से लेकर रात तक कपड़ा काट रहे हैं। फिर दूसरे डिपार्टमेंट में कपड़ा स्टिच होकर टी शर्ट बन रहा है, सुबह से लेकर बंद रात तक बंदा स्टिच कर रहा है, स्टिच कर रहा है, स्टिच कर रहा है, अग्रीड, स्पेशलाइज हो गया है, एडवांस वर्कर लेवल पे आ गया है, बट बोर हो गया है। फिर तीसरा डिपार्टमेंट, कपड़ा आयरन हो रहा है और पैकेजिंग होकर कस्टमर तक जा रहा है। सुबह से लेकर रात तक 10 बंदे वो यही काम कर रहे हैं, अग्रीड स्पेशलाइज्ड हो गए बट बोर हो गए। हर्सबर्ग ने बोला ये जो मास प्रोडक्शन होती है ना, जहां पर आप यूनिट्स अपने डिपार्टमेंट्स को तोड़ के उसके अंदर प्रोडक्शन को तोड़ के आप स्पेशलाइज वर्कर रख देते, तो सुबह से लेकर रात तक एक ही काम करते हैं, अग्रीड स्पेशलाइजेशन हो जाती है, बट उसमें वर्कर जब एक ही तरह का काम कर रहा होता है ना, तो वर्कर बोर हो जाता है। उससे बोले काम करो, रादर देन कि आप वर्कर को एक ही काम दो, आप वर्कर की एक टीम बनाओ, ठीक है, वर्कर्स की एक टीम बनाओ, और फिर वर्कर को ऐसा काम दो जो कंप्लीटली आइडेंटिफाइबल हो, जो कंप्लीटली आइडेंटिफाइबल हो, और उस टीम को जिम्मेदारी दे दो। अब थोड़ी सी आपको समझ नहीं आई होगी चीज, थोड़ा सा समझाता हूं। अब जब मैंने आपको पहली एग्जांपल दी टी शर्ट बनाने वाली, उसमें क्या था, डिपार्टमेंट ए में कपड़ा कट रहा है, कपड़ा कट रहा है, कपड़ा कट रहा है, सुबह से लेकर रात तक कपड़ा कट रहा है, बंदा कपड़ा काट 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 के स्पेशलाइज हो गया। अब इसमें हुआ क्या, इसमें कोई टीम वर्क नहीं है। एक बंदे को एक काम दिया, या 10 बंदों को एक ही तरह का काम दिया, रात तक वो एक ही काम कर रहे हैं, उनके अंदर कोई वैरायटी नहीं है काम के अंदर। उसने बोला थोड़ा सा चेंज करो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, नीचे एग्जाम्पल भी लिखा है नोट्स के अंदर, आपने वर्कर को, जैसे गाड़ी है, अब गाड़ी बनती है, आपने 10 बंदों की टीम बनाई, और 10 बंदों की टीम को आपने क्या जॉब दे दी कि तुम्हारा काम है इंजन बनाना।
अब 10 बंदे मिलके इंजन बना रहे हैं। अब इंजन बनाने में ना 10-15 चीजें लगती हैं। कोई बंदा कभी ये लगा रहा है, कोई बंदा कभी, फॉर एग्जाम्पल इंजन बनाने के लिए सबसे पहले जो है वो उसकी बॉडी बनानी पड़ती है। एक बंदा बॉडी बना रहा है, दूसरा बंदा जो है वो बॉडी के अंदर ऑयल डालना होता है तो वो ऑयल डाल रहा है, तीसरा बंदा जो है उसके अंदर पिस्टन्स होते हैं इंजन के अंदर, वो पिस्टन्स लगा रहा है, चौथा बंदा जो है वो क्या कहते हैं इंजन को असेंबल कर रहा है, पांचवा बंदा गाड़ी में लगा रहा है। टीम बना दी। अब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा इंजन बना असेंबली गाड़ी में फिट कर करके बोर हो गया, ठीक है। तो एक दिन उसको बुलाया ऑयल बनाने वाले को कि यार आज तुम जो है वो गाड़ी के अंदर इंजन फिट करो, मैं ऑयल लगा लूंगा। ठीक है ना। इससे क्या होगा, जब आपने 5 बंदों की टीम बना दी, मैं एक नंबर ऐसे ही दे रहा हूं, 5 बंदों की टीम को आपने किसी को काम असाइन नहीं किया, आपने बोला भाई इंजन बनाना है तुम पांचों ने मिलके। अब उसमें कभी कोई बंदा ये काम कर रहा है इंजन बनाने में, कोई बंदा ये काम कर रहा है, उनको एक वैरायटी मिली हुई है। और एट द एंड ऑफ द डे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यार ये जो इंजन है वो इस टीम ने बनाया। हर्जबर्ग कहता है कि एक अगर आप एक वर्कर को एक ही तरह का काम दोगे, वो एक ही तरह का काम करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, स्पेशलाइज तो हो जाएगा लेकिन बोर हो जाएगा। जो टी शर्ट वाली एग्जांपल दी मैंने आपको, उसमें क्या था कि एम्प्लॉय एक ही, आपने एम्प्लॉय को काम असाइन कर दिया इंडिविजुअल लेवल पर। ये जो इंजन वाली एग्जांपल दी मैंने आपको, आपने एम्प्लॉय को काम नहीं दिया इंडिविजुअल लेवल पर, आपने एक स्पेसिफिक टास्क बनाया, जिसके जैसे कि इंजन है, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए तो बहुत सारी रेंज ऑफ वर्क है, ऑयलिंग शॉइलिंग ये वो पूरा का पूरा आपने जो एक बड़ा सा वर्क था वो आपने पूरी टीम को असाइन कर दिया। आप कोई कभी कुछ कर रहा है उसके अंदर, कभी कोई कुछ कर रहा है, तो थोड़ी सी उसके अंदर वैरायटी रहती है। ठीक है ना। ये उसने बोला सबसे पहला काम करो। उसके बाद उसने बोला दूसरी चीज, जब आप वर्कर को कोई काम दो तो उसको बार बार फीडबैक दो कि तुमने काम ऐसे किया, मतलब चिक चिक नहीं करना कि तुमसे ऐसे किया या तुम ऐसे कर सकते थे, तुम ऐसे कर लो इंप्रूव हो जाएगा। बेसिकली उसने फोकस किया अपना काम टू वे कम्युनिकेशन पे रखो। जब आप इंप्लॉय से बैठोगे डिस्कस करोगे, ठीक है ना, अच्छी चीजों को रिकग्नाइज करोगे, बुरी चीजों को आइडेंटिफाई करोगे कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, इससे क्या होगा, इंप्लॉय के अंदर सेटिस्फैक्शन आएगी। सिर्फ ऑर्डर नहीं देना, बैठना है, डिस्कस करना है, फीडबैक देना भी है, फीडबैक लेना भी है, गलत चीज को आइडेंटिफाई करना है, अच्छी चीज को रिकग्नाइज करना है। दूसरा काम ये करो। तीसरा काम, आप इंप्लॉय को एक चीज मत दो, उसको रेंज दो, मतलब अलग अलग तरह के काम दो, मल्टीपल चीजें दो, जिसकी वजह से जब आप उसको मल्टीपल चीजें देते हो, ठीक है ना, रेंज ऑफ टास्क शुड बी गिवन, ठीक है ना। उससे क्या होगा, जब एम्प्लॉय को रेंज ऑफ टास्क दोगे तो एम्प्लॉय के अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप होगा, एम्प्लॉय के अंदर एक चैलेंज डेवलप होगा। आप देख सकते हो कुछ काम जब आप रेंज दोगे, कुछ काम जो है वो एम्प्लॉय के एक्सपीरियंस से ऊपर के होने चाहिए। कि एम्प्लॉय को अगर आपने जो है वो इंजन बनाने का काम दिया तो कुछ चीजें उसको दे दो कि भाई फॉर एग्जाम्पल इंजन बनाना आता है, गाड़ी के अंदर फिट करना नहीं आता, आपने उसको बोला गाड़ी के अंदर इंजन भी फिट करो। उससे क्या होगा कि उसका एक्सपीरियंस इंजन बनाने का था, फिट करने का नहीं था, उसको आपने उसके एक्सपीरियंस से थोड़े से ऊपर लेवल का काम दिया। इससे क्या होगा, उसके अंदर एक तो इंटरेस्ट डेवलप होगा और उसके अंदर काम से रिलेटेड एक चैलेंज डेवलप होगा। जब ये चीजें होंगी ना चैलेंज डेवलप होने वाली, उससे क्या होगा, इंप्लॉय के अंदर वर्क से रिलेटेड इंटरेस्ट आएगा। तो उसने बोला ये 3 चीजें करो जॉब एनरिचमेंट के अंदर। सो बेसिकली जो हर्सबर्ग ने हमें एक मेथड बताया जॉब एनरिचमेंट, ये एक नॉन फाइनेंशियल फैक्टर है मोटिवेशन का। इसके अंदर आप एम्प्लॉय को डायरेक्ट पैसा दिए बगैर भी मोटिवेट कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसा लगते हैं ना, उनको लगता है ऐसा इसे पैसा देकर ही मोटिवेट किया जा सकता है। नहीं, हर्सबर्ग ने बोला पैसा दोगे हाइजीन फैक्टर, डिससेटिस्फैक्शन हटेगी। अगर एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है तो आप जो है जॉब एनरिचमेंट इंप्लीमेंट कर दो। इसके थ्रू क्या होगा, जब आप जॉब एनरिचमेंट इंप्लीमेंट करोगे तो इंप्लॉय के अंदर काम से रिलेटेड इंटरेस्ट डेवलप होगा। वो तीसरा चीज हमने पढ़ी, कंप्लीट यूनिट्स ऑफ वर्क, फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस एंड रेंज ऑफ टास्क। इससे क्या होगा, इंप्लॉय के अंदर चैलेंज डेवलप होगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो काम अच्छा करेगा। अच्छा, मूविंग ऑन। अब हम जरा इसकी इवैल्यूएशन देखते हैं हर्सबर्ग की, कि आज के जमाने में हर्सबर्ग की इवैल्यूएशन क्या है। ठीक है ना। आज के जमाने में हमें पता लगता है कि जितना भी ये जो टीम वर्क का कॉन्सेप्ट आया है आज की दुनिया में, टीम वर्क इज नाउ बीइंग मच मोर वाइड स्प्रेड। ये जितना भी टीम वर्क का कॉन्सेप्ट आया है, ये जितना भी ये डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट आया है, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हर्सबर्ग की थ्योरी के बाद आया है। यानी हर्सबर्ग से पहले ये टीम वर्क का चक्कर था ही नहीं, इंडिविजुअल लेवल पर काम किया जाता था। आपने देखा था कि हर्सबर्ग से पहले हमने मैस्लो की थ्योरी पढ़ी, मैस्लो से पहले हमने टेलर की थ्योरी पढ़ी, हम सीरीज बाय सीरीज चल रहे हैं ना। तो दुनिया में सबसे पहले टेलर की थ्योरी आई,
टीम वर्क वाला कोई चक्कर नहीं। उसके बाद मैस्लो की थ्योरी आई, टीम वर्क का कोई चक्कर नहीं। हर्जबर्ग ने बताया नहीं भाई, टीम वर्क नाम की भी कोई चीज होती है। मोटिवेट करने के लिए सिर्फ आपको ये चीजों को नहीं देखना कि पैसा, वर्किंग कंडीशंस और सेटिस्फैक्शन, टीम वर्क का मैटर, टीम वर्क भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। उसके बाद तो उसने एक और चीज बताई, अगर आप वाकई में, अगर आज की जमाने से मैं बात करूं, अगर वाकई में वर्कर्स को सेटिस्फाई करना चाहते हो तो वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाओ और उनको जॉब दे दो कि भाई आप आज से आप अपने काम के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। आज से आप अपने काम के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। नॉर्मली क्या होता है, ओनर या मैनेजर अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, क्या मैंने चीजों को इंप्रूव करना है। हर्षबर्ग ने बोला अपने इंप्लॉइज को रिस्पॉन्सिबल बनाओ अपने काम के लिए, भाई तुम रिस्पॉन्सिबल हो क्वालिटी के लिए, ठीक है ना। वर्कर्स टेंड टू बी मच मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ देयर ओन वर्क देन बीइंग क्लोजली सुपरवाइज्ड बाय क्वालिटी इंस्पेक्टर्स, ठीक है ना, उनको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। क्योंकि वर्क हर्सबर्ग ये कहता है कि अगर आप एक एम्प्लॉय को डंडा दोगे क्वालिटी के लिए तो मुश्किल होगा। अगर आप उनके सर पे एक बंदा बिठा दो कि उनको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहा हो कि ऐसा करो ऐसा करो, बोले नहीं, उनको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी दो कि वो खुद क्वालिटी इंप्रूव कराने के जिम्मेदार है। उससे एम्प्लॉय बेहतर क्वालिटी डिलीवर करता है। एंड देन उसने बोला कि भाई आपकी कंपनी के अंदर या फैक्ट्री के अंदर, ऑफिस के अंदर, जो कुछ भी है, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। इट हैज टू बी टू वे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। इंप्लॉय के साथ बैठना है, डिस्कस करना है, फीडबैक देना भी है, फीडबैक लेना भी है। अगर टू वे कम्युनिकेशन होगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये थी हमारे पास पूरी की पूरी थ्योरी बाय हर्ट्जबर्ग।